A very good morning dear student. Today we will discuss a new subject that is environmental science. और environmental science का इतना ज़्यादा importance है अभी, क्योंकि अगर हम environment को protect नहीं करेंगे तो ना हम रह पाएंगे और ना ही हमारा कोई status रह पाएगा। इसलिए environment के protection को बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमको उसको समझना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, तभी जाकर के हम एक सुरक्षित इन्वायरमेंट को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि ये सब्जेक्ट किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में क्यों रखा गया है या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि यदि हम जब तक एक अच्छे हेल्दी ह्यूमन बीइंग नहीं बनेंगे तब तक हम किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस हो नहीं सकते। हम अगर इंजीनियर भी बन जाते हैं पर यदि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारा चारों तरफ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो हम कभी भी किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो सकते। तो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लॉज, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं और उन सारी चीज़ों को आप जान सकें, इसके लिए ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में रखा हुआ है। तो उसमें भी हम सबसे पहले आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी एक टर्म है जिसको हमको समझना है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो इकोलॉजी वर्ड जो है, इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड है और यहाँ पर जो इकोलॉजी को इकोस, ओइकोस और लोगोस, इसमें हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ओइकोस मीन्स होता है होम और लोगोस मीन्स होता है स्टडी। तो हमारा जो भी पूरा तरीके से जो इन्वायरमेंट है, इसमें कुछ लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं और कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं और उन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। और फिर उसके बाद इकोलॉजी को एकदम वास्ट है, ये टॉप मतलब वास्ट वर्ड है। फिर उसके बाद हमने बीच बीच में उसमें जो छोटे छोटे से डिवीज़न हुए हैं उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम भी अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी को समझते हैं कि इकोलॉजी की यदि हमको डेफिनेशन समझना है तो हम देखते हैं ecology deals with the study of organism in their natural home interacting with their surroundings। यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन बीइंग, जितना भी लिविंग थिंग्स हमको दिखाई देती है, उन लिविंग थिंग्स का जो भी उनका नेचुरल होम है, उस नेचुरल होम के साथ उसके जो भी सराउंडिंग्स, जो भी उसका सराउंडिंग्स है, उसके बीच के इंटरेक्शन को स्टडी करना। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे चारों तरफ बहुत सारा सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको अफेक्ट करती हैं और हम उनको अफेक्ट करते हैं। हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम एयर भी यूज़ कर रहे हैं, हम वाटर भी यूज़ कर रहे हैं, हम सॉइल भी यूज़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो भी काम हो रहे हैं उससे उनके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्ट भी पड़ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों का इंटरेक्शन की जो स्टडी है उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए कि किसी भी लिविंग थिंग्स के चारों तरफ के सराउंडिंग्स के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन की स्टडी करना इकोलॉजी कहलाती है। अब बहुत सारी इकोलॉजी एकदम वास्ट हो गया। अब उतना सारा, जैसे आपको एक हम चीज़ समझाते हैं कि मान लीजिए एक एक्वाटिक सिस्टम है और एक आपका ग्रास लैंड सिस्टम है। अब एक्वाटिक सिस्टम्स में अलग लिविंग थिंग्स होंगे, उनके नॉन लिविंग थिंग्स अलग होगा, उनका इन्वायरमेंट अलग होगा, और जो ग्रास लैंड का सिस्टम है उसका अलग होंगे, उसके प्रोड्यूसर कंज्यूमर अलग अलग होंगे। तो वो सब चीज़ें अलग अलग हो गई। तो जब हमने देखा कि एक्वाटिक लाइफ का ग्रासलैंड के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर इसको क्या किया, हमने अलग अलग सिस्टम बनाए
तो अलग अलग जो सिस्टम बने, और जो मतलब लिविंग थिंग्स के सराउंडिंग्स में, हर कोई तो सराउंडिंग्स में नहीं रहता ना, अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है, तो जो उसके अपना खुद का सराउंडिंग्स जो है उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे इस वर्ड को कैटेगराइज किया। जैसे एक्वाटिक सिस्टम, तो एक्वाटिक सिस्टम में सारा उनकी जो लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स अलग होगा, ग्रास लैंड का अलग होगा, तो वो एक अलग ग्रास लैंड सिस्टम बन गया। तो जो ये छोटे छोटे से सिस्टम बनते हैं उनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में हम फिर बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी स्टडी करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं इकोसिस्टम। जैसा कि हमने देखा, इकोलॉजी को अगर हम एक और चीज़ से डिफाइन करें तो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, जो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम जो होता है उसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। और इकोसिस्टम इकोलॉजी का ही पार्ट है, मीन्स छोटे छोटे से पार्ट जो होते हैं वो इकोसिस्टम होते हैं। तो इकोसिस्टम वर्ड को जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया वो थे साइंटिस्ट टेंसले, और इन्होंने 1935 में ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया। और इसके डेफिनेशन देखिएगा, एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज ऑफ स्पीसीज interacting with one another and with their non-living environment, exchanging energy and matter। हमेशा ध्यान रखना, जब भी डेफिनेशन लिखना हो तो हमेशा एक इन्वर्टेड कॉमा में और हमेशा एक अंडरलाइन करते हुए लिखना चाहिए, उससे एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, डेफिनेशन एकदम आपकी हाईलाइटेड होती है, मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो क्या बोला, एन इकोसिस्टम इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़। तो एक प्रकार की कम्युनिटी है, एक बायोटिक कम्युनिटी है, एक लिविंग थिंग्स वाली एक कम्युनिटी है, और वो कम्युनिटी उसका जो पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, उस स्पीसीज़ का एक ग्रुप बना हुआ है, उसका इंटरेक्शन किसके साथ, विथ वन अनदर, मतलब आपस में ही एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट रहते हैं बायोटिक कम्युनिटीज़। और उसके साथ साथ वो किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, अपनी एनर्जी और मैटर को नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ। मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक बायोटिक इन्वायरमेंट के साथ एक नॉन बायोटिक इन्वायरमेंट भी होता है। जैसे हम बायोटिक इन्वायरमेंट हैं, हमारा बॉडी मान लीजिए हम एक लिविंग थिंग है, हमने हमारा एक बायोटिक इन्वायरमेंट, अब हमको यदि सर्वाइव करना है तो हमको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्शन ज़रूरी है। हम अगर नॉन लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। हमको एयर की नीड है, हमको वाटर की नीड है, हमको सॉइल की नीड है, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो वैसे ही इसमें बताया हुआ है कि कोई एक प्रकार की स्पीसीज, उसका एक ग्रुप, वो अपने एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करता है, और अब उसके साथ साथ क्या कर रहा है, जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, जो चारों तरफ के नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, उसके साथ भी अपनी एनर्जी और मैटर को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। तो जो एक्सचेंजिंग जो होता है वही हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। अब इसका देखते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो जो इकोसिस्टम जो होता है इसको हम ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि उसके 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके जो 2 बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसमें है फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकंड इज एबायोटिक कंपोनेंट। तो दिस इज बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मीन्स लिविंग थिंग्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स। हम यहाँ पर लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, और लिविंग थिंग्स में जो भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लेते हैं कि लिविंग थिंग्स जो होती है उसमें हम लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन बीइंग्स, जो भी चीज़ लिविंग। और एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब होता है इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी आपके नॉन लिविंग इन्वायरमेंट्स होता है उसकी हम स्टडी करते हैं। अब बायोटिक जो आपका कंपोनेंट्स होता है इसको फिर हम फर्दर 3
3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, सेकंड इज कंज्यूमर, थर्ड इज डीकम्पोजर। यहाँ पर हम 3 टाइप्स में इसमें क्लासीफाई। प्रोड्यूसर मतलब जो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसको अपन ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं। जो अपना जो भी फूड है वो खुद बनाए वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर में भी फिर 2 प्रकार का होता है। एक होता है फर्स्ट इज फोटो ऑटोट्रॉफ, इसको हम ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं। फोटो का मीन्स होता है कि ये जो अपना फूड बनाते हैं ये सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं। जैसे हमारे प्लांट स्पीसीज़ है, प्लांट स्पीसीज़ जितनी भी जो रहती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और फिर क्या करते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। तो जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाए उनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। और दूसरा है केमी ऑटोट्रॉफ। अब केमी ऑटोट्रॉफ जो होता है ये क्या करता है, कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपना जो फूड जो है वो बनाते हैं। तो ये दोनों का आप ये ध्यान रखिएगा। प्रोड्यूसर मतलब क्या कि जो अपना फूड खुद बनाए वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर। अब इन्होंने तो ये इसमें सारा प्लांट्स वगैरह जो भी हैं वो आ गए। अब जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करे, जो इन प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करे, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को फिर हम 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है हर्बीवोरस। अब ये हर्बीवोरस जो होता है, हर्बीवोरस का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो प्लांट की ऊपर डिपेंड हो, जो शाकाहारी जिनको अपन बोल सकते हैं हर्बीवोरस, जो शाकाहारी होते हैं, जो प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये किसको खाते हैं, फीड प्लांट। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो भी प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हर्बीवोरस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। जैसे रैबिट हमेशा क्या करता है, हमेशा शाकाहारी प्राणी है, वो हमेशा क्या करता है, कोई भी आपके जो प्लांट स्पीसीज़ हैं उस पर ही डिपेंड होता है। फिर दूसरा है कार्निवोरस। अब कार्निवोरस जो होते हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं, एनिमल पर डिपेंड करते हैं। तो जैसे जो हर्बीवोरस हैं, जो शाकाहारी हैं, उनको जो खा ले, उनके ऊपर जो डिपेंड हो जाए वो कहलाता है कार्निवोरस। तो कार्निवोरस किस पर डिपेंड करेगा, मतलब जो हर्बीवोरस को खा ले, जो शाकाहारी को खा सकता है वो कार्निवोरस होता है। अब कार्निवोरस में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारा डॉग है, कैट है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये जो है हमारे हर्बीवोरस जो भी होते हैं, छोटे छोटे से जो एनिमल्स होते हैं उनको वो खा लेता है। फिर इसके बाद थर्ड जो आता है वो आता है ओमनीवोरस। अब ये ओमनीवोरस जो होता है वो क्या करता है, प्लांट को भी खाता है और यहाँ पर जो भी एनिमल होते हैं उसको भी खाता है। वो दोनों चीज़ों को खा लेता है, दोनों चीज़ों पर उसकी डिपेंडेंसी होती है। वो प्लांट को भी खाता है और यहाँ पर एनिमल्स को भी खा लेता है, तो वो कहलाते हैं ओमनीवोरस। और उसके बाद नेक्स्ट है डेट्रीवोरस। जो डेट्रीवोरस जो होते हैं वो यहाँ पर डेट्रीवोरस जो होते हैं वो हमेशा जो भी डेड प्लांट हैं, जो भी डेड पार्ट ऑफ प्लांट या डेड पार्ट ऑफ एनिमल उनके ऊपर डिपेंड हो, उनको वो खा ले, तो वो क्या कहलाते हैं, डेट्रीवोरस कहलाते हैं। जैसे वल्चर वगैरह जो होते हैं वो हमेशा डेड पार्ट को ही खाते हैं। तो कंज्यूमर जो होता है उसको हम 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। हर्बीवोरस, एक फर्स्ट हमारा हो गया हर्बीवोरस, सेकेंड हो गया कार्निवोरस, थर्ड इज ओमनीवोरस एंड फोर्थ इज डेट्रीवोरस, जो कि डेड पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल के ऊपर डिपेंड होता है। फिर हमारा लास्ट बचता है डिकम्पोज़र। अब ये जो डिकम्पोज़र जो होता है इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जब कभी ये प्लांट और ये एनिमल की डेथ हो जाती है, अब डेड बॉडी जो होती है
उसको डिके करना, डेड बॉडी को डिके करना। तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे फंजाई हैं जो क्या करते हैं, जब भी एक बॉडी जब की डेथ हो जाती है, आप देखते हो बॉडी धीरे 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 डिके हो जाती है। तो जो डिके हो जाती है वो कैसे होती है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये आपके फंजाई वगैरह, और वो धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, डिके कर देते। और डिके होने के बाद वापस से फिर वो बॉडी कहाँ मिल जा रही, हमारे इन्वायरमेंट में मिल जा रही है। और यही साइकिल जो है वो इसी तरीके से होती है। फिर वही उसी का जो है वो अर्थ पे मिल जाती है, और फिर वहीं से फिर प्रोड्यूसर जो है, प्लांट स्पीसीज जो है वो ग्रो होने लगती है। तो इस तरीके से साइकिल ये चलती है। तो यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया है बायोटिक कंपोनेंट्स को, जो कि है लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने यहाँ पर देखा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं एबायोटिक, और एबायोटिक में भी हम यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं उसमें दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर जो मेन काम करेंगे। फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर एंड सेकंड इज केमिकल फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर्स, ये दो प्रकार के फैक्टर्स हैं जिनको अपन एबायोटिक बोलते हैं। ये फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स पूरी तरीके से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स को अफेक्ट भी करते हैं और उसके साथ इंटरैक्ट भी करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल में हम जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। इसमें सारा क्लाइमेट आता है, जैसे टेम्परेचर है, सनलाइट है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है। तो वो सारे जो क्लाइमेटिक्स जितने भी जो चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करते हैं। तो वो हो गया क्लाइमेटिक चेंज। फिर नेक्स्ट इज है एडेफिक। एडेफिक के अंतर्गत हम हमेशा डिस्कस करेंगे सॉइल से रिलेटेड चीज़ें। जैसे सॉइल है, सॉइल का क्या टाइप है, सॉइल की ह्यूमिडिटी किस तरीके से है, तो जितना भी सॉइल की कंडीशन किस टाइप के है, तो जो भी सॉइल से रिलेटेड जो भी उसकी अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सॉइल और उसके कारण हमारे जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स पे जो अफेक्ट होता है वो एडेफिक फिजिकल फैक्टर्स कहलाता है। एंड थर्ड इज़ जियोग्राफिकल फैक्टर्स। और जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो होते हैं उससे भी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो उसमें लैटीट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड है कि एल्टीट्यूड है, किस तरीके का है, वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। फिर इसके बाद जब केमिकल फैक्टर की बात करें, सेकेंड इज़ केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर के अंतर्गत मेजर न्यूट्रिएंट्स, कई सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो मेजर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, कुछ जो होते हैं जो ट्रेसेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, माइनर में होते हैं। थर्ड जो है वो पॉल्यूटेंट्स मटेरियल। पॉल्यूटेंट्स भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट मटेरियल कहीं ना कहीं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स को अफेक्ट करता है। और कुछ यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर को या हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है। तो कुछ इस तरीके का इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं और इससे हम उसको समझ सकेंगे कि एक्चुअल में इकोसिस्टम में हम हमेशा किस किस की स्टडी कर रहे हैं। हम कुछ बायोटिक यानी लिविंग और कुछ उसके साथ नॉन लिविंग, और दोनों का इंटरेक्शन, दोनों का एनर्जी का एक्सचेंज, दोनों का मैटर का एक्सचेंज, उसकी जो पूरी स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखें। Thanks for watching. Subscribe my channel and take care.